नमस्कार और सुप्रभात। बहुत स्वागत है आपका NS24/7 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस जनता के बीच वचन पत्र लेकर आने वाली और पार्टी ने वचन पत्र समिति भी गठित कर ली। आपको इसी के साथ ही बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ हर जनसभा में जनता को एक वचन दे रहे हैं और जिसके बाद अब वचन पत्र समिति के वजूद पर ही सवाल उठने लगे। देखिए इस रिपोर्ट में। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने छिंदवाड़ा जिले की परासिया में नारी सम्मान योजना को लेकर वचन दिया। यह वचन उन्होंने भाजपा की शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना के जवाब में दिया, जिसमें प्रदेश की महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए और 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा कमलनाथ ने सरकार बनने के बाद का दिया। वहीं धार जिले के बदनावर में कमलनाथ ने एक और बड़ा वचन प्रदेश की जनता को दिया है कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 100 यूनिट में बिजली मुफ्त और 200 यूनिट का हाफ बिल लिया जाएगा, जिसको लेकर अब सत्ताधारी दल बीजेपी इसे झूठ का पुलिंदा बता रही है। कांग्रेस शुरू से झूठ बोलने का अभियान लेकर चल रही है। आपको मालूम है कि 2018 के चुनाव के पहले इन्होंने एक पूरा वचन पत्र लिखा था। इतना बहुत मोटा वचन पत्र था और उस वचन पत्र की कोई मांग 15 महीने की इनकी सरकार में पूरी नहीं हुई। चुनाव में जाना है, समय जनता के बीच जाना है तो जनता को ठगने का प्रयास करते। 70 साल ये ठगते रहे। तो कुल मिलाकर झूठ के आधार पर, ठगी के आधार पर लोगों को ठगने का काम करने का कांग्रेस करती रही है और उसी तारतम्य में बोलने का है तो कुछ भी बोलते रहो। जबकि कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की माने तो जनता को उन पर विश्वास करना होगा, क्योंकि यह विश्वास का चुनाव है। लेकिन कमलनाथ की लगातार हो रही घोषणाओं से यह भी सवाल उठने लगा है, जब कांग्रेस अध्यक्ष सभी वचन सार्वजनिक मंच से वचन पत्र आने के पहले ही कर देंगे तो फिर वचन पत्र समिति की बैठकों और जारी होने वाले वचन पत्र का क्या महत्व बचेगा, जिसको लेकर वचन पत्र समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह का कहना है कि कर्नाटक की तर्ज पर हम प्रमुख वचनों को जनता के बीच ले जा रहे हैं। बाकी जन समस्याओं के हिसाब से वचन पत्र में वचन दिए जाएंगे। हम शॉर्टलिस्ट भी कर रहे हैं कुछ चीजों को, जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस के 5 वचन वो बहुत चला, तो वचन पत्र में तो बहुत सारी चीजें होंगी। हर ग्रुप को फोकस कर रहे हैं हम लोग और कैसे बेहतर मध्य प्रदेश हम बना सकते हैं। आज बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, करप्शन बहुत ज्यादा है और बाकी सब के कंसर्न्स हम एड्रेस कर रहे हैं। जो हमारा मुख्य वचन पत्र है जब आएगा तो आप देखेंगे। कमलनाथ जी जो घोषित कर चुके हैं वो नारी सम्मान योजना है, जिसमें 1500 रुपए महिलाओं को देना है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देना है। बहरहाल मिशन देश के मैदान को फतेह करने के लिए निकली कांग्रेस अपनी मजबूत चुनावी रणनीति पर काम करती हुई दिख रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के जनसभाओं में दिए जा रहे वचन भी इस रणनीति का हिस्सा हैं और वचन पत्र आने से पहले दिए जा रहे वचनों का भी व्यापक असर जनता में देखने को मिल रहा है। लेकिन अब देखना यह होगा कि कमलनाथ के दिए वचनों के अलावा ऐसे कौन से वचन और होंगे जो वचन पत्र समिति की अनुशंसा के बाद कांग्रेस के वचन पत्र में शामिल किए जाएंगे। दिनेश शुक्ल, INS24/7 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रायसेन दौरे पर हैं और आपको बता दें कि यहां पर कई सारे विकास कार्यों की सौगातें की बात भी वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह रायसेन में पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। वो उस दौरे पर थे और इस दौरान कई पार्टी के कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। तो बता दें उन्होंने यहाँ पे बैठक भी ली है कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों के साथ, जिसमें कई सारे मुद्दों को लेकर के बातचीत की गई है। हमारी धार्मिक भावनाओं का ठेस पहुंचाया है नरेंद्र मोदी तुमने हमारे इस देव बजरंग बली की तुलना इस गुंडों की फौज वाली बजरंग दल के साथ तुमने उनकी तुलना की है। इनको कोई अधिकार नहीं है धर्म के नाम पर बात करने की। साथियों डरो मत, हिम्मत रखो, 4 महीने की बात है, सरकार हमारी बन रही है। चुनावी साल में बेटियों और बहनों के बाद अब शिवराज सरकार बेटों की चिंता कर रही है। जी हां, मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को बीजेपी कार्य समिति में बेटों को भी ई स्कूटी देने की घोषणा की और घोषणा के मुताबिक 12वीं में मेरिट लिस्ट में आने वाले छात्र छात्राओं को ई स्कूटी जो है वो दी जाएगी। देखिए इस रिपोर्ट में। बच्चों को स्मार्ट आपके लैपटॉप देने का कार्यक्रम अभी शेष है और इसके बाद जो बेटी सबसे ज्यादा नंबर लेके आएगी अपने गांव के हायर सेकेंडरी स्कूल में उसको ई स्कूटी मिलेगी। अब हमने सोचा बेटियों के साथ साथ बेटे को भी दे दें, आखिर भाइयों का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा।
चुनावी साल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक और बड़ा वादा किया है। हमेशा बेटियों और बहनों की चिंता करने वाले शिवराज सिंह ने इस बार बेटों के हक में फैसला किया है। शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि सरकार अब बेटियों के बाद बेटों को भी ई स्कूटी देगी। मामा को आई भांजों की याद, भांजियों के बाद भांजों के हित में सीएम शिवराज सिंह का फैसला। 12वीं की मेरिट में आने वाले छात्रों को दी जाएगी स्कूटी। सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले छात्रों को छात्राओं की तरह मिलेगी स्कूटी। प्रदेश की बेटियों के लिए पहले से लागू है योजना। चुनावी साल में अब बेटों को मिलेगी सरकारी सौगात। लाडली बहना के बाद जल्द भाइयों की चिंता करेगी सरकार। जल्द ही किसी बड़ी योजना का हो सकता है ऐलान। सीएम शिवराज सिंह ने छात्रों को भी ई स्कूटी देने के ऐलान को बीजेपी छात्रों के हित में एक बड़ा फैसला बता रही है, तो वही कांग्रेस मुख्यमंत्री की घोषणा को चुनावी साल का शगुफा करार दे रही है। निश्चित ही अब बेटे बेटियों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिला सशक्तिकरण में अनेक कदम उठाए। अब निश्चित ही बेटों के लिए भी जो अच्छे बेटे पढ़ के आएंगे उनको भी सरकार की तरफ से स्कूटी और ये गाड़ी देने का प्रावधान है। बेटियों को स्कूटी दे नहीं पाए हैं, भांजियों को स्कूटी दे नहीं पाए हैं। कभी कहते हैं स्कूटी देंगे, कभी कहते हैं ई स्कूटी देंगे। जो लाभार्थी हैं अगर उनकी आप गिनती करें तो आपको मुट्ठी भर नाम मिलेंगे। सिर्फ वादे ही वादे, घोषणाएं। अब देखने लगा कि चुनावों के अंदर हालत खराब हो रही है, हर वर्ग असंतुष्ट है। स्कूटी नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। प्रदेश की शिवराज सरकार ने बेटियों के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं चलाई है, जिनसे उनकी जिंदगी बदली है। अब चुनावी साल में सरकार को बेटों और भाइयों की भी चिंता हुई है। मतलब साफ है कि बीजेपी किसी भी कीमत पर 2023 के महासंग्राम में जीत हासिल करना चाहती है। मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट, INS 24/7। ग्वालियर अंचल में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी साफ तौर पर नजर आ रही है और इसी कड़ी में नाराज कार्यकर्ताओं ने 2 दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के 15 कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं अपने इस्तीफे सौंप दिए। साथ ही दक्षिण के विधायक प्रवीण पाठक समय समय पर अपमानित करने का गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाया और चुनाव में विधायक के लिए काम न करने की बात भी कही है। हमने अपनी बात फिरवारी अजय भैया जी के सामने और महेंद्र सिंह चौहान जी के सामने रखी है। क्या कहा है? हमने विधायक जी की दक्षिण विधानसभा विधायक जी के बारे में अवगत कराया, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को बेइज्जत करते हैं, अपमानित करते हैं। विधायक प्रवीण पाठक जी, कार्यकर्ताओं को फर्जी बोला जाता है और उनका कोशिश रहती है कि इधर का कार्यकर्ता कहीं दूसरी जगह नहीं जाए, कहीं नहीं जाए। दक्षिण में ही है। हाँ, अपमानित करने वाली बात कही है। क्या अपमान? उन्हें कई बार ऐसे ही 50-100 लोगों के सामने कई बेइज्जत कर देते हैं, चिल्ला के ऐसे तमाम तरीके से। इधर मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने 2000 के नोट बंद करने के फैसले पर ऐतराज जताया। जी, उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से कर दी और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बगैर परिणाम की चिंता किए हुए अचानक कोई भी फैसला ले लेते हैं। गोविंद सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा पर भी करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वी डी शर्मा ने रिश्तेदारों और अपने चहेते नेताओं को जमकर फायदा पहुंचाया है। मध्य प्रदेश में 2 दल कांग्रेस और भाजपा ये आपस में सक्रिय और चुनावी दोनों पार्टियों के बीच अधिकांश होता है, बरसों से हो रहा है। यहाँ तीसरी शक्ति ज्यादा ताकतवर होकर नहीं हुई है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी और पार्टी के अन्य नेता लगातार कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश कल वी डी शर्मा जी का बयान आया, कमलनाथ जी के समय में बल्लभ दलालों का अड्डा बन गया था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। मैं वी डी शर्मा जी और शिवराज सिंह से पूछना चाहता हूं, आप लगातार लगभग चौथी बार
लगभग 3 वर्षों से आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कुल मिला के तो 18 वर्ष शिवराज सिंह का ही राज है। अगर हम लोगों ने कोई काम किया है तो आपकी हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ। जबलपुर में पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने आरबीआई के 2000 के नोट बंद करने के फैसले को गलत करार दिया है। भनोट ने कहा है कि फैसला बिना सोचे समझे लिया गया है और बिना ज्ञान की तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया। भनोट ने कहा कि अगर ज्ञान की कमी थी तो पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से ज्ञान ले लेना था। वहीं आपको बता दें कि बरगी से कांग्रेस विधायक संजय यादव ने प्रधानमंत्री को हिटलर करार दिया और कहा कि मोदी जो भी करते हैं वो अगली पार्टी के लिए ही करते हैं। मोदी अपनी पार्टी के लिए 2000 के नोट जमा करवा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी का प्लान है। देखो, मोदी तो है ही हिटलर। वो जो भी ये काम करता है ये अपनी पार्टी के लिए करता है। जितने 2000 के नोट भाजपा इकट्ठा कर लेगी और सबसे दबा लेगी और ये अपनी पार्टी के लिए खर्च करेंगे। पार्टी के लिए खुद के लिए खर्च करते हैं। ये मोदी का प्लान रहता है, जिसमें मोदी का हित हो उसकी चौकड़ी का हित हो। आपने बिना किसी की से परामर्श किए, बिना किसी से बात किए एक तुगलकी फरमान जारी किया, नोटबंदी की, लोगों की जान तक गई। उस नोटबंदी से हमारे छोटे छोटे व्यापारी आज तक उभर नहीं पाए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था आज तक पटरी पर लौट नहीं पाई है। और आपने कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हम डीमोनेटाइजेशन कर रहे हैं। नोटबंदी इंदौर में अवैध कॉलोनियों को वैध बनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। जी हां, आपको बता दें कि इस कवायद का अंजाम तक पहुंचाने के लिए AICTCL और ऑफिस में बैठक आयोजित की गई और बैठक में संबंधित अफसरों के साथ महापौर और निगम आयुक्त भी मौजूद रहे। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने बताया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की थी और उनके निर्देश के मुताबिक जो चिन्हांकित कॉलोनियों को वैध किया जा रहा है। 100 चिन्हांकित कॉलोनियां हैं जिन्हें वैध किया जा रहा है। उन्होंने तमाम जानकारियां जो है मीडिया से बातचीत के दौरान दी है। जनता के हित में, लोगों के हित में, स्वयं के मालिकाना हक के लीगल घर देने के उद्देश्य से अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया के बारे में घोषणा की थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो कहा वो किया। उस कड़ी में इंदौर में हम एक साथ 100 कॉलोनियों को 23 तारीख को वैध करने के लिए तैयार हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ऑनलाइन मोड से इंदौर की 100 कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। उसकी तैयारियां आज हमने पूर्ण कर ली है। उधर मध्य प्रदेश में आतंकी संगठन HUT के पकड़े गए संदिग्ध मोहम्मद सलीम के पिता के आरोपों के बाद कमाल अहमद के माता पिता समेत सामने आए और बता दें कि उन्होंने सलीम के पिता अशोक के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। उन्होंने कहा है कि कमाल के कई दोस्त हिंदू हैं और उनमें कोई उन्हें कट्टरपंथी नहीं कहता। उन्होंने आरोप लगाया है कि सलीम उर्फ सौरभ के पिता पिछले 10 साल से कमाल के पीछे पड़े हुए। उन्होंने कहा कि इन आरोपों के चलते कमाल डिप्रेशन का शिकार हो गया है। उन्होंने इस मामले में कानून का सहारा लेने का हवाला भी दिया और बताया कि किसी भी पुलिस अधिकारी ने अब तक उनसे संपर्क नहीं किया है। नहीं तो अब ये है कि वो दो दोस्त थे, खाली पूरे स्टाफ में शायद कमाल अकेले मुस्लिम थे, उनसे फ्रेंडशिप थी। दोनों की एज में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ख्यालात मिल गए, उनके साथ बहुत सारे दोस्त थे, तो दोस्ती तो उसकी और लोगों से भी थी। सब जितने आरोप हैं पूरे फराड हैं। जब 14 के अंदर इनको मालूम हो गया था कि भोपाल दिल्ली से कोई आदमी आया, उनके बाप के कहने से उसने इनको मुसलमान किया, तो फिर उसी वक्त इनने क्यों एक्शन नहीं लिया। ग्वालियर के जनकगंज पुलिस ने शादीशुदा प्रेमी की पत्नी पर एसिड अटैक करने वाली प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया। बता दें आपको कि 18 मई को प्रेमिका शादीशुदा प्रेमी से मिलने के लिए पहुंची थी। इस दौरान प्रेमी और उसकी पत्नी से झगड़ा हो गया और इसी से नाराज होकर उसकी पत्नी पर एसिड फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं इस घटना के बाद प्रेमी ने पत्नी पर एसिड अटैक का मामला दर्ज कराया और प्रेमिका ने भी प्रेमी के खिलाफ FIR दर्ज कर दी, जिससे उसने 5 साल तक शादी का झांसा देकर लिव इन में रखने का आरोप लगाया और इस मामले में पुलिस ने शादीशुदा प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया है। अपराध पंजीबद्ध हुआ था जिसमें महिला द्वारा अपने प्रेमी की पत्नी पर एसिड फेंक दिया था, जिससे वो काफ़ी झुलस गई थी और उसकी उपचार हेतु सर्वोदय हॉस्पिटल में भर्ती कराया था और उसकी हालत अभी गंभीर थी, जिसके कारण उसको दिल्ली रेफर किया गया है
और आरोपी जो चंदा है उसको गिरफ्तार कर लिया गया और आज माननीय न्यायालय में उसको प्रस्तुत किया। भूपेश सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रही है। इसका असर आपको बता दें कि इसका असर जांजगीर चांपा जिले में भी देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ सालों में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में जिले ने काफी सुदृढ़ कार्य किया है और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में लाभ भी उठा रहे हैं, वहीं जिला चिकित्सालय में पिछले कुछ सालों में ही बड़े शहरों की तरफ सुविधा मिलने लगी और सरकारी अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण का लाभ और आम जनता को भी मिलने लगा। देखिए इस रिपोर्ट में। जांजगीर चांपा इलाके में किडनी के मरीजों के लिए साल भर पहले ही यहां डायलिसिस सेंटर खोला गया है। सेंटर में अब तक 3,900 डायलिसिस किए जा चुके हैं। सिटी स्कैन की सुविधा भी हाल ही में शुरू की गई है। इसके अलावा कैंसर रोगियों के लिए कीमोथेरेपी सेंटर, कमजोर बच्चों के लिए DEIC, मानसिक रूप से कमजोर लोगों के लिए स्पर्श क्लिनिक भी खोला गया है। अब मरीजों को बाहर जाकर इलाज कराने में होने वाले खर्च के साथ ही शारीरिक और मानसिक परेशानी से मुक्ति मिल गई है। मेरा गांव महामाया हरदी है, जरबे के पास में। वहां से हम लोग यहाँ जिला अस्पताल जांजगीर में डायलिसिस के लिए आते हैं। मेरे बड़े भाई का किडनी खराब हो गया है, सितंबर से डायलिसिस हो रहा है। पहले हम लोग कोरबा जाते थे, वहाँ डायलिसिस होता था जिससे जाने आने में परेशानी होती थी, और नवंबर से हम लोग जिला अस्पताल जांजगीर में ही डायलिसिस करा रहे हैं। यहाँ बिल्कुल निःशुल्क है, किसी भी प्रकार की कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। राज्य शासन के निर्देशानुसार जिला चिकित्सालय में साल दर साल जो है सुविधाओं की वृद्धि हो रही है। इस तरह से यहाँ पे अभी नया कीमोथेरेपी का चालू किए गए हैं यहाँ पे। उसके बाद में CT स्कैन भी यहाँ पे नया ही लगा है, और उसके अलावा डायलिसिस जो बहुत सारे किडनी के मरीज रहते हैं, किडनी में परेशानी रहती है, उनको डायलिसिस सुविधा दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पिछले कुछ सालों में स्वास्थ्य सेवाएं पहले की तुलना में काफी बेहतर हो गई हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। जिले के 2 PSC में सिजेरियन और ऑपरेशन की सुविधा दी जा रही है। वहीं 3 PSC में भी ऑपरेशन थिएटर का निर्माण चल रहा है। गांव-गांव में आसानी से उपचार के लिए जिले में 161 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए गए हैं। इन सेंटर्स में गर्भवती महिलाओं के सिजेरियन ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। जांजगीर जिला में 161 हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं। 161 हेल्थ वेलनेस सेंटर में सभी जगह 24 घंटे सातों दिन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उसके लिए हमारे पास में भवन भी है और हमारे पास में स्टाफ भी है। डिलीवरी के साथ में टीकाकरण और जो शासन के मापदंड हैं, 12 मापदंड जिन जगहों में हमारी आवश्यकता है, वो सब पूरी तरह से चलाई जा रही हैं। सारे कार्यक्रम हेल्थ वेलनेस सेंटर में जो हमको प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं, सब हम करवा रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सुविधा विस्तार का काम लगातार जारी है। अब जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इससे आने वाले दिनों में जिले वासियों को महानगरों की तरह सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। INH न्यूज ब्यूरो।